सो है गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। आप लोगों को पता है कि क्लास 11th और 12th के लिए हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशलॉजी यानी कि इवन आर्ट्स का जो भी कंटेंट है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड हो रहा है। हम लोगों ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर चैप्टर सीरीज शुरू करी है और इंडियन पॉलिटिक्स पे भी शुरू करी है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस दोनों ही बुक के अंदर हर चैप्टर में कुछ नए कंटेंट अपडेट हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, अगर हम देखें तो उसके अंदर भी कुछ नए चैप्टर अपलोड हुए। कोल्ड वॉर के अकॉर्डिंग जो चैप्टर पहले लास्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर था, कोल्ड वॉर जिसे शीत युद्ध कहते हैं, अब वो चैप्टर डिलीट हो चुका है और अब जो चैप्टर है आपका द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी यानी कि दो ध्रुवीय का अंत, ये चैप्टर अब आपका हो चुका है क्या, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। अब उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ये तो आपने पढ़ ही लिया। यूनिपोलर वर्ल्ड, एक ध्रुव का होना, ये भी आप पढ़ोगे। मिडल ईस्ट क्राइस्ट में अफगानिस्तान वॉर के बारे में आप थर्ड चैप्टर के अंदर जानोगे। और यहाँ पे गल्फ वॉर के बारे में, जैसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध बोलते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन किया गया है। एंड देन उसके बाद CIS नेशन जो 21st सेंचुरी में स्टैंड करते हैं, जब मैं पहला चैप्टर बता रहा था तो मैंने उसके पार्ट में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में डिस्कशन पहले ही कर लिया था। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ अरब स्प्रिंग से रिलेटेड, विच इज़ नॉट मेंशन इन द NCERT। और अरब स्प्रिंग है क्या और अरब स्प्रिंग में क्या दिक्कतें आई थी, वो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि इसमें आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है रिलेटेड टू सब्जेक्ट। हर चैप्टर के डिटेल वाइज नोट्स होते हैं, हाईली रिपीटेड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड, मैप बेस्ड, कार्टून बेस्ड, और लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर जो बच्चों के हैं जो पेपरों में प्रिपेयर करने में मदद करेंगे, वो भी इसमें अपडेट किए जा चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगी चैनल पे, तो वहाँ पे ज़रूर विजिट करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोनों बुक की, तो आप जहाँ से भी जो चैप्टर की देखना चाहेंगे आप वहाँ से देख लीजिए। अगर आप बैक साइड से जाने की कोशिश करें तो आप यहाँ से जानेंगे कि किस तरीके से USSR बना, USSR बना रशिया। आप लोगों को पता होगा कि 1945 से लेकर 1991 तक कोल्ड वॉर की शुरुआत हो रखी थी, और इस कोल्ड वॉर के अंदर दो आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, पूरी तरीके से पूरे विश्व में डोमिनेंस कर रही थी। तो USA कैपिटलिस्ट थी और USSR जो था वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि साम्यवादी विचारधारा से बिलोंग करता था। अब प्रॉब्लम कहाँ से आई? प्रॉब्लम आई कि 1991 के बाद USSR कोलैप्स होता है और नई कंट्री बनती है रशिया, और USSR के अलावा जो दूसरी कंट्रियाँ थी वो बना लेती है CIS नेशन, और CIS नेशन का पार्ट जो था रशिया भी बन जाता है। तो ऐसे कुछ 8 सदस्य देश हैं, इसमें 8 कंट्री हैं। इसके बारे में अलग से टॉपिक मैंने बता रखा है। अगर आप लोगों ने सीरीज़ नहीं देखी है तो सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। उस सीरीज़ के अंदर आपको बहुत डिटेल में चीज़ों को समझाया गया है, तो वहाँ से भी आप विज़िट करके देख सकते हैं। अब हाल फिलहाल अगर आप देखो तो 1991 के अंदर रशिया पहली कंट्री बनती है जिसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन होता है, और बोरिस यल्त्सिन पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। और क्योंकि रशिया का रिलेशन इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैं कह सकता हूँ सन 2000 तक रशिया ने अपने ऑयल, उसके बाद नेचुरल रिसोर्स, उसके साथ साथ वेपन्स के काम को लेकर अपने आप की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया। और जब काफ़ी अच्छा डेवलप करा तो रशिया के साथ बहुत सारी ऐसी भी कंट्रियाँ थी जो इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके और देश में डेमोक्रेसी को लेके बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रही थी। अब ऐसे में क्या हुआ कि रशिया के अलावा बहुत सारी कंट्रियाँ थी, जैसे अजरबैजान, चेकोस्लोवाकिया, और उसके बाद आपके दूसरी और कंट्रियाँ हैं। उन सभी कंट्री के अंदर कोई ना कोई इश्यू थे, और उन कंट्रियों में सन 2000 तक डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से नहीं आई। अब क्योंकि ये मिडल ईस्ट कंट्रीज थी, तो मिडल ईस्ट एशिया कंट्री थी, तो इनमें बहुत सारे इश्यूज थे, अपने इश्यूज थे। वो इश्यूज इन लोगों ने कैसे ना कैसे करके टैकल करे। अब जैसे भी ये समस्याओं का समाधान इन लोगों ने करा, तो उसके बाद डेमोक्रेसी की डिमांड अब
अफ्रीका की तरफ आने लग गई, अरब की कंट्रियों की तरफ आने लग गई। आप लोगों ने एक डायलॉग ज़रूर सुना होगा अगर आप लोगों ने क्लास 9th की हम लोगों से फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि क्लास 9th का फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा फ्रांस में एक राजा था नेपोलियन, और नेपोलियन जो था उस नेपोलियन ने पूरी तरीके से फ्रांस में संविधान को एक्सेप्ट कर लिया था, और इसके अलावा दूसरी और कंट्री में कहीं भी संविधान नहीं था। तो जब फ्रांस ने संविधान को एक्सेप्ट करा तो दूसरी उसकी जो पड़ोस की कंट्रियां थी उनमें भी संविधान आना चालू हो गया। एग्जाम्पल के लिए होलैंड में भी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन मांगना चालू कर दिया, बेल्जियम में भी मांगना चालू कर दिया, इटली के अंदर भी मांगना चालू कर दिया, पर्शिया जो था कभी जर्मनी का हिस्सा था, वहां पे भी इसकी शुरुआत होनी चालू हो गई। तो सेम एज इट इज अगर आप देखो तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा था। तो यूरोप के अंदर भी हमने ऐसा ही देखा कि जैसे रशिया के अंदर और रशिया के नियर बाय कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी आई, सेम वैसा ही उसका इफेक्ट आसपास के पड़ोसी मुल्क में भी फर्क पड़ा, और जहां पर राजशाही तंत्र था वहां पे लोकतंत्र आने की शुरुआत हो गई। और इसीलिए अरब स्प्रिंग, अरब की आसपास की जो खाड़ियों की कंट्रियां हैं, गल्फ की कंट्रियां हैं, उनमें डेमोक्रेसी कैसे आई उसके बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। तो फिर अब यही सेम चीज जो फ्रांस के अंदर मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ क्रांति फैली, और मेटरनिक ने एक बयान दिया था कि अगर फ्रांस को जुकाम होता है तो पूरे यूरोप को क्या कहते हैं, सर्दी लगती है। यहाँ पे ये स्टेप सेम चीज जैसे रशिया या रशिया के आसपास की कंट्री अपने आप को डेवलप करती है और डेमोक्रेसी को नई तरीके से इस्टेब्लिश करती है, तो सेम यही चीज हमें यहाँ देखने को मिली कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे और एशिया के कॉन्टिनेंट पे बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जहाँ पे अभी भी राजा का शासन था। और राजा का शासन था तो आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं जनता जो है किसी ना किसी कारणवश राजा को हटाएगी और अपना डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट करेगी। क्योंकि फ्रांस में टैक्स वाला सिस्टम था, क्लर्जी, नोबैलिटी और नॉर्मल क्लास में सिर्फ नॉर्मल क्लास को टैक्स देना पड़ता था, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास प्रिविलेजेस विशेष अधिकार का इस्तेमाल करती थी। तो रशिया एक रीजन बना और लुईस 16 को हरा दिया गया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे भी सेम अरब स्प्रिंग का मतलब है अरब की कंट्रियाँ, उनमें से किसी एक कंट्री के अंदर ऐसा कोई इशू होगा जिसकी वजह से उस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी आएगी और दूसरी कंट्रियों के अंदर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अरब स्प्रिंग was a series of anti-government protest, uprising and armed rebellion that spread across much the Arab world in the early 2010। यहाँ पे बताया गया है कि ये एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट था, यानी कि सरकार के विरोध में मूवमेंट था, सशस्त्र विद्रोह हुए थे इसमें, और ये 2010 में चालू हुआ। 2010 ज़्यादा साल पुरानी बात नहीं है, 13 साल 14 साल पुरानी बात है। और इन कंट्रियों के अंदर जितनी भी अरब की कंट्रियाँ थी उन्होंने राजा या अपने सरकार के खिलाफ जो सही तरीके से नहीं चल रही थी उसके प्रति अपराइजिंग कर दिया। अपराइजिंग का मतलब होता है विद्रोह कर दिया। और यहाँ से कहानी शुरू होती है प्रो डेमोक्रेसी की। प्रो डेमोक्रेसी इट मीन्स जो लोकतंत्र के समर्थक थे, चाहे टूनिशिया की बात कर लो, मोरक्को की बात कर लो, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट, बहरीन, ऐसी तमाम कंट्रियों की बात कर लो जहाँ पे मुस्लिम मुल्क हैं ये सारे के सारे, और इन्हीं कंट्री के अंदर अपराइजिंग होनी चालू हो रही थी। सबसे पहली की शुरुआत 2011 में अरब स्प्रिंग इसलिए पॉपुलर हुआ ये वर्ड क्योंकि ये स्प्रिंग के मौसम में इस क्रांति की शुरुआत हुई 2011 में। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी एक प्रोटेस्ट से जो कंट्री में गवर्नमेंट के खिलाफ थी। The Arab Spring protests were divided by the geographical constraint and different objective as they all begin with a single act of defense। It means that अब अगर आप देखो कि इस हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग रीज़न हो सकते हैं अपनी सरकार, प्रेजेंट टाइम पे चल रही सरकार को ख़त्म करने के लिए, या वहाँ तो लोकतंत्र सही तरीके से नहीं चल रहा होगा उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे आंदोलन का सबसे बड़ा कारण क्या था? जितनी भी कंट्रियों के अंदर अरब स्प्रिंग हुआ, इट मीन्स ये आंदोलन हुए, चाहे मोरक्को की बात ले लीजिए, लीबिया की बात ले लीजिए, इजिप्ट की बात लीजिए, टूनिशिया की बात ले लीजिए, या बहरीन की बात ले लीजिए, इन सभी के अंदर था तानाशाह सरकार का चलना। या तो सरकार प्रेजेंट टाइम पे सही तरीके से नहीं चल रही थी, या तो सरकार उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं, शासन व्यवस्था को सही तरीके से नहीं चला पा रही होगी, और या तो इलेक्शन ढंग से नहीं कर पा रही होगी। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। दूसरा, आर्थिक हार्डशिप, इकोनॉमिक हार्डशिप, आर्थिक कठिनाइयाँ,
लोगों का जीवन या लिविंग स्टैंडर्ड सही तरीके से नहीं था, सोशल एक्सक्लूजन यानी कि सामाजिक बहिष्कार बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, और सरकार के प्रति बढ़ता करप्शन, ये सारे फैक्टर हो सकते हैं क्रांति के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी ई पाठशाला से। और मोहम्मद बौज़ेज़ी, इनका नाम हमेशा हर किसी को याद रहेगा। इनकी शुरुआत होती है टूनीशिया से। दिसंबर 2010 में टूनीशिया स्ट्रीट के अंदर बेचने वाला एक नॉर्मल सा सब्जी व्यापारी जो टूनीशिया शहर में, एक छोटे से शहर में सब्जी बेच रहा था, मोहम्मद बेजाजी नाम है इनका। और ये सब्जी जब बेच रहे थे तो उस टाइम पीरियड पे आर्बिट्री सीजिंग हुआ। आर्बिट्री सीजिंग का मतलब होता है मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति की दुकान या उसका सामान जब्त कर लेना। टूनीशिया के अंदर अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो वहाँ की सरकार वैसे भी डिक्टेटरशिप वाली है और जनता को राइट्स नहीं दे रही है। लोगों को जब खाने को ढंग से नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से समाज के अंदर जो लोग काम धंधा करने वाले व्यक्ति हैं तो वो सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। वो कहेंगे कि यार नॉर्मल सी सब्जी की दुकान है और सरकार इसको भी क्या कहते हैं सही तरीके से चलाने नहीं दे रही है और ना ही सब्जी की दुकान चलाने के लिए कोई लाइसेंस दे रही है। तो ऐसे में नॉर्मल व्यक्ति किस तरीके से अपना जीवन यापन करेगा या किस तरीके से वो अपने घर परिवार को चला पाएगा। तो ऐसे में दे डिड सो एज द मोहम्मद हैज़ फेल्ड टू ऑब्टेन द परमिट। उसने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरी सब्जियां जब्त कर लेते तो एटलीस्ट सरकार को ये तो करना चाहिए कि जितने भी वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनको लाइसेंस देना चाहिए। जैसे हमारी कंट्री के अंदर है कि हमने स्ट्रीट वेंडर्स को एमसीडी में, एनडीएमसी के अंदर, वहाँ पे उन्हें लाइसेंस दे रखा है कि आप अगर इस दुकान को चला रहे हो तो आपके पास पर्टिकुलर लाइसेंस है। तो ऐसे में इनके साथ नहीं हुआ और जब पुलिस ने इनको उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं पकड़ लिया तो कहते हैं कि उस पुलिस कस्टडी के अंदर ये व्यक्ति मारा गया। और जब ये व्यक्ति मारा गया तो ये प्रोटेस्ट पूरी जगह पे फैल गया। और जब प्रोटेस्ट पूरी जगह पे फैल गया तो उसके बाद ये प्रोटेस्ट टूनीशिया की कैपिटल टूनिश एक जगह है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से फैला और स्ट्रीट वेंडर ने इस बात को लोकल लोगों तक पहुँचाया। और इतना ह्यूज क्या कहते हैं मास मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला उस स्ट्रीट वेंडर के लिए, जिससे ये पूरी तरीके से जो मूवमेंट था एक रेवोल्यूशन में बदल गया। तो दोस्तों जैसे ही ये आंदोलन पूरे के पूरे टूनीशिया के अंदर फैला तो वे उस टाइम पे रहे बेन अली करके, जो 2008 के अंदर प्रेसिडेंट बने थे, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ टूनीशिया थे। और उस टाइम पीरियड पे आप देखो तो इनकी पावर 7 नवंबर 1789 से लेकर 14 जनवरी 2011 तक थी। जैसे ही ये हादसा होता है उस टाइम पीरियड पे बेन अली करके जो है वो एब्डिकेट कर जाते हैं, फ्ली कर जाते हैं। 20 साल राज करने के बाद वो सऊदी अरेबिया में पहुंच जाते हैं और अपने आप को बचाते हैं। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि इसी वजह से पहला फर्स्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक इलेक्शन अक्टूबर 2000 के अंदर टूनीशिया में हमें देखने को मिलता है। मतलब एक छोटे से स्ट्रीट वेंडर की वजह से इतनी बड़ी क्रांति हो जाती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरे के पूरे टूनीशिया में उस टाइम पीरियड पे भी राजशाही तंत्र या एक डिक्टेटरशिप कह लो वो चल रही थी। अब ये चीज अगर आप देखो तो द पार्टिसिपेंट ऑफ दीज ग्रास रूट्स मूवमेंट शॉट इंक्रीज सोशल फ्रीडम एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। ये जो ग्रास रूट मूवमेंट हुआ था, जमीनों से जुड़ा हुआ मूवमेंट, इसने किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस को बदला, जनता को एक साथ किया। अगेन मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम होता है। सेम ऐसा ही जब रशिया की क्रांति हुई, रशिया कुछ हिस्सों में बटा, रशिया के बाद दूसरे इलाकों के अंदर डेमोक्रेसी आई, सेम यही प्रोसेस फिर अरब कंट्रियों तक पहुंच गया। अब यहाँ पे ये यहीं नहीं रुका, इसके बाद इजिप्ट के अंदर भी सेम ऐसा ही प्रोटेस्ट हुआ, बहरीन के अंदर भी सेम ऐसा ही प्रोटेस्ट हुआ। लाखों की संख्या के अंदर लोग उस समय इकट्ठा हुए। तो लोगों ने ऐसे स्लोगन्स बनाने चालू करे कि पहले टूनीशिया के अंदर आंदोलन हुआ, दूसरा इजिप्ट के अंदर आंदोलन होगा और तीसरा लीबिया के अंदर आंदोलन होगा। तो इजिप्ट के अंदर हो गया था। लीबिया के अंदर अगर आप देखो तो उस टाइम पीरियड पे लीबिया, तो इजिप्ट की भी कहानी थोड़ी सी अलग है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है और इजिप्ट के बारे में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन प्रोसेस सेम वही है कि कोई कारण होगा और वहाँ के रहे हेड को हटाया जाएगा और नई तरीके से इलेक्शन करा जाएगा। मोहम्मद गद्दाफी का अगर आप देखो तो ये कर्नल थे मोहम्मद गद्दाफी, जो 2011 के अंदर क्या कहते हैं सिविल वॉर उस देश के अंदर होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है और फाइनली ऑपोजिशन फाइटर्स उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं। इट मीन्स दैट हिंसक रूप से उनको मार देते हैं मोहम्मद गद्दाफी को। और उसके बाद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि लोग जो हैं फिर नए तरीके से इलेक्शन कराते हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
Libya civilian meanwhile suffered significantly during the year of political upheaval with the violence of ground, limited access of the food and the health care. तो आप ये देखो कि उस टाइम पीरियड पे कितने लोग कितनी कंट्रियों के अंदर से माइग्रेट करते चले गए। कारण क्या था भैया, जब देश के अंदर अगर खाने की कमी होगी, हेल्थ केयर प्रॉब्लम रहेगी, तो भाई वो देश के लोग करेंगे क्या। इसीलिए ऐसे में बहुत सारे लोगों को दूसरी जगहों पे जाके बसना पड़ गया। इजिप्ट के अंदर से अगर आसपास के पड़ोस के मुल्क के लोग देखे तो इतने सारे लोग दूसरी कंट्री के अंदर चले गए थे अपने अच्छे जीवन के लिए। तो ऐसे में ऑनगोइंग वर्ल्ड वाइड रिफ्यूजी जो होते हैं, बहुत सारे क्राइसिस की वजह से थाउजेंड्स ऑफ लोग लिबिया से निकल गए और मेडिटेरियन सी के आसपास या दूसरे यूरोप की नई कंट्रियों में अपने आप को बसाते हैं। भैया कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी कंट्री को छोड़ के जाए, लेकिन जब ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाएंगे कि देश का नेता ही देश की जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, जवाबदेही नहीं है, दूसरी कंट्री के अंदर लोग जाएंगे। आप बहुत सारी लिबिया की मूवी अगर देखेंगे, अफ्रीका की मूवी देखेंगे, तो उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से लोग जो है अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहे थे। तो ऐसे में सिमिलर वॉर सीरिया के अंदर हुआ और ऐसे में इसको अरब स्प्रिंग कहा गया। सेवरल ईयर्स ये चलता रहा। कंट्री टर्की, ग्रीस और उसके बाद वेस्टर्न यूरोप जितनी भी कंट्री थी उसमें मिलिटेंट ग्रुप ISI, ये सभी खिलाफत मूवमेंट के लोग, इस्लामिक लॉ, ये सब कुछ उस टाइम पीरियड पे एक ही झटके में सारी चीजें 2011 के बाद हमें देखने को मिली। इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? तानाशाही सरकार खत्म हुई, लोगों ने तख्ता पलट करा, शासन में सुधार आया, डेमोक्रेसी सही हुई, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म हुए, जनता को उनके राइट्स मिलने चालू हो गए। ऑल दीज थिंग्स आर हैपेंड। तो ये अरब स्प्रिंग की बहुत अच्छी खासियत थी। आप देखोगे समय के साथ साथ क्या कहते हैं, हर कोई क्या कहते हैं झुकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि रावण का जब जो 10 सिरों वाला रावण इतना ज्ञानी, जब उसका घमंड नहीं रुका तो ये तो आम इंसान है ना, ये क्या करेंगे। तो जनता जब जनता अपने हक की बात करती है और आंदोलन छेड़ती है तो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को अपने कदम झुकाने पड़ जाते हैं। अब देश में चाहे आप उन अंग्रेजों का देख लो जिनका सूरज नहीं डूबता था, और आज़ादी के बाद आज हमारे बैंड बाजे वाले उनके गवर्नर जनरल जैसे कपड़े पहनते हैं। तो सोचिए हम चीज़ कहाँ से कहाँ लेके आ गए। बस समय लगता है और आपको भी समय लगेगा इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए। तो बस जाइए गूगल प्ले स्टोर पे इसे स्कैन करिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस पर विजिट करिए। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।